जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इस चैप्टर में बेटा सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, ये चैप्टर ना बाकी यूनिट्स के साथ भी रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इट इज़ रिलेटेड विथ फिक्स इनकम, इट इज़ रिलेटेड विथ डेरिवेटिव्स एंड ये अल्टरनेटिव के साथ भी रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि आपको डर ना लगे। ठीक है, सो मेरे पास कितने क्वेश्चंस हैं, 92 क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वीडियो में करा दूं। ठीक है, और हम बहुत लिमिटेड वे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मतलब आएगा कॉल का मतलब क्या है, पुट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मेरे पास रिस्पेक्टिव चैप्टर डेरिवेटिव्स का आएगा, उसमें हम डिटेल में बातें करने वाले हैं। ठीक है, सो एक बहुत ही ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसको हम टैकल कैसे करेंगे, बाय सॉल्विंग मैक्सिमम क्वेश्चंस। आपने मुझे यूट्यूब पे कमेंट भी लिखा है कि सर आप क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा करा दीजिए, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बिफोर टू स्टार्ट विद, जब ये चैप्टर मेरा ओवर हो जाएगा आपको कुछ भी और नहीं करना है, आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, श्वेजर नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ क्या रेफर करना है, इस लेक्चर को रेफर करना है और अपनी CFA करिकुलम के क्या कर देने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर के साथ। अब मेरा पहला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो एक फाइनेंशियल सिस्टम का फंक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, सो बहुत सिंपल वे में पढ़ते हैं। मान के चलते हैं हमारी कंट्री का पूरा बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। मेरे आप जैसे लोग, विकास जैसे लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं। बैंक आगे क्या करता है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको ये पैसा उधारी पे दे देता है। फॉर एग्जांपल अंबानीज को, अदानीज को ये पैसा दे दिया जाता है ना। हमारी कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम का पर्पस क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम का पर्पस है जो लोग पैसे को सेव करना चाहते हैं वो सेव कर पा रहे हैं, और जो लोग पैसे को बोरो करना चाहते हैं वो पैसे को बोरो कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बहुत कम होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री में, अगर कंट्री में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होंगे तो मेरे और आप जैसे लोग बैंक में पैसा तो ज़रूर जमा करेंगे। मान के चलते 20% पे आप भी पैसे जमा कराओगे, मैं भी जमा कराऊंगा, लेकिन 20% पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो बिजनेस हाउसेज हैं, टाटाज हैं, अंबानीज हैं, क्या वो पैसे को बोरो करेंगे, आंसर इज नो। तो रेट बहुत हाई नहीं होना चाहिए। सेम वाइज अगर रेट बहुत लो हो गया, मान के चलते हैं 0%, 1%, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अंबानी अदानीज बोरो तो करना चाहते हैं, लेकिन मेरे और आप जैसे लोग क्या बैंक में पैसे डिपॉजिट करना चाहेंगे, आंसर इज नो। सो व्हाट इज अ फाइनेंशियल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लोग पैसे को सेव करना चाहते हैं वो सेव कर पा रहे हैं, जो बोरो करना चाहते हैं वो पैसे को क्या कर पा रहे हैं, बोरो कर पा रहे हैं। और पैसे का यूज़ कैसा होना चाहिए, पैसे को कैपिटल पर्पसेस के लिए हमें क्या करना है, एलोकेट करना है। पैसा आइडल नहीं पड़ा होना चाहिए, पैसा क्या होना चाहिए, कैपिटल पर्पसेस के लिए क्या हो जाना चाहिए, एलोकेट हो जाना चाहिए। तो एक बार ब्रॉडली पढ़ लेते हैं। Allow the entities to save, borrow, issue equity share capital, manage risk, exchange asset and utilize information। अब एक लिए मोटा माटी पढ़ेंगे कि जो लोग पैसे को सेव करना चाहते हैं वो सेव कर पा रहे हैं, और जो बोरो करना चाहते हैं वो बोरो कर पा रहे हैं। एलोकेट कैपिटल एफिशिएंटली, हमें कैपिटल का क्या करना है, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ करना है। पैसा खाली बैंक में पड़ा नहीं होना चाहिए, उसको किसके लिए एलोकेट करना है, कैपिटल पर्पसेस के लिए एलोकेट कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था। फिर मेरे पास आते हैं हाउ एसेट्स एंड मार्केट कैन बी क्लासिफाइड एज। सो बहुत हम ब्रॉडली पढ़ेंगे। पहला आता है फाइनेंशियल एसेट वर्सेस रियल एसेट। नाउ फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एसेट का मतलब है आपने किसी बैंक में FD करा दी, किसी कंपनी का शेयर बाय करा, आपके पास क्या है, फाइनेंशियल एसेट। फिर बच्चे ने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एसेट। रियल एसेट का मतलब है आपके पापा ने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपकी मम्मी ने कॉमोडिटीज या गोल्ड खरीद लिया, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी रियल एसेट। तो एक है मेरे पास फाइनेंशियल एसेट, एक है मेरे पास रियल एसेट। फिर आता है डेट वर्सेस इक्विटी। जब आप पैसा डेट में लगाते हो, डेट का मतलब आपने बैंक में FD करा दी, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट योर मनी बैक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट होता है 6 से 7%। फिर आता है इक्विटी। अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आपको क्या मिलेगा, जब हम शेयर खरीदते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है, प्लस हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। इसका मतलब
आज 100 रुपये का शेयर है, कल 120 रुपये का हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेंगे 20 रुपये कैपिटल एप्रिसिएशन के मिलेंगे, प्लस मुझे क्या मिलने वाला है डिविडेंड। इसे मैं रिलेट करना चाहूँगा रियल एस्टेट के साथ। रियल एस्टेट में आपको क्या मिलता है बेटा, रेंटल प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। सेम वाइज इक्विटी में आपको क्या मिलता है, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। तो एक बार रिवाइज करते हैं। पहला था फाइनेंशियल एसेट, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया आपने, या फिर आपने क्या करा, बैंक में एफडी करा दी। फिर है रियल एसेट, आपने प्रॉपर्टी बाय कर ली। डेट, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इक्विटी, आपको डिविडेंड मिलेगा, प्लस आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर आता है पब्लिक सिक्योरिटीज वर्सेस प्राइवेट सिक्योरिटी। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, जो स्टॉक शेयर मार्केट के ऊपर लिस्टेड है। अब आप क्या कर सकते हो, आप रिलायंस का शेयर बाय कर सकते हो, टीसीएस का शेयर बाय कर सकते हो। ये सारे के सारे कौन से हैं, दीज आर गोइंग टू बी नोन एज पब्लिक सिक्योरिटी। फिर आता है प्राइवेट सिक्योरिटी। तो बच्चे ने कहा प्राइवेट सिक्योरिटी का मतलब क्या है, मान के चलिए मेरा शेयर, मेरी कंपनी का शेयर, क्या ये स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है, आंसर इज नो। ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। तो दो तरीके की कंपनीज हैं, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट। फिर आता है फिजिकल डेरिवेटिव्स वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, हम डिटेल्ड में डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट स्टॉक्स के ऊपर जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको कहा जाता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। लेकिन ग्रेन्स, मेटल के ऊपर जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको कहा जाता है फिजिकल डेरिवेटिव। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। फाइनेंशियल एसेट, रिलायंस का भी कोई डेरिवेटिव होता है, आंसर इज यस। उसको क्या बोल देंगे, उनको बोल देंगे दैट इज गोइंग टू बी फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। फिर है क्या ग्रेन्स या मेटल के ऊपर भी होता है, आंसर इज यस, उनको क्या बोल देंगे, फिजिकल डेरिवेटिव। मैं एक ब्रॉड बोलना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ बाय करनी है, लेकिन आप पेमेंट कब कर रहे हो, फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हो। तो अगर मैं कोई सिंपल एग्जांपल देना हो, एक डीलर कर दे देते हैं। मान के चलते हैं आज आपके पास एक बंदा आया, उसने कहा मैं आपका घर खरीदता हूँ 3 करोड़ पे, ठीक है। आज ये बात हो चुकी है, तो मैं आपका घर कितने का खरीदता हूँ, 3 करोड़ पे। तो आपने पूछा पेमेंट कब करोगे, तो उसने कहा पेमेंट करूँगा 6 महीने के अंदर, या पेमेंट करूँगा 6 महीने के बाद। इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो दो तरीके की मार्केट है, एक मार्केट को बोलते हैं स्पॉट, ठीक है। स्पॉट का मतलब क्या होता है, स्पॉट का मतलब होता है कि आपने अभी घर बेचा, अभी अकाउंट में कितने रुपए आ गए, 3 करोड़ रुपए आ गए। फिर एक वर्ड होता है डेरिवेटिव का, एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आपने घर बेचा है, डील हो चुकी है, 3 करोड़ रुपए ही मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, 6 महीने बाद मिलेंगे। सो दो तरीके के डेरिवेटिव्स हैं। एक है फाइनेंशियल डेरिवेटिव, इसका मतलब मैं रिलायंस का शेयर खरीदूंगा 6 महीने बाद, इसको बोला फाइनेंशियल। आपने कहा मैं मेटल को खरीदूंगा 6 महीने बाद, इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल डेरिवेटिव। फिजिकल डेरिवेटिव का मतलब है यहाँ पे फिजिकली आपको क्या मिलेंगी, चीज़ें मिलने वाली हैं। फिर आपके पास आता है स्पॉट और फ्यूचर। स्पॉट का मतलब मैं शेयर को आज खरीदना चाहता हूँ, फ्यूचर का मतलब मैं शेयर को खरीदना चाहता हूँ 6 महीने बाद। फिर आता है प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब आप शेयर किससे खरीद रहे हो, आप सीधा कंपनी से शेयर खरीद रहे हो, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ना अगर इसका एक एग्जांपल देना हो, आज आईपीओ आता है, आईपीओ में आप शेयर्स किससे खरीद रहे हो, सीधा कंपनी से खरीद रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। फिर एक वर्ड आता है राइट ऑफरिंग, ठीक है, राइट ऑफरिंग। तो अभी पीछे रिलायंस ने ये करा था 2020 में, तो बच्चे ने कहा राइट ऑफरिंग का मतलब क्या है। मान के चलिए कंपनी का शेयर चल रहा है 100 रुपये, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर वालों को क्या कहती है कि तुम मुझे पैसा दो, मैं अपना शेयर तुम्हें कितने पे देता हूँ, 95 रुपीज़ पे। तो आप शेयर किससे खरीद रहे हो, सीधा कंपनी से, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है एनएससी बीएससी के ऊपर जो हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, उसको कौन सी मार्केट कहा जाता है, सेकेंडरी मार्केट। मैं इसको लिंक करना चाहूँगा। आज डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट आया, आपने सीधा डीएलएफ से वो प्रोजेक्ट को खरीद लिया, फ्लैट को बुक कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। मान के चलते हैं एक सोसाइटी है 10 साल पुरानी है, अब आपको सोसाइटी के अंदर घर खरीदना है, तो अब आप डीएलएफ तो वो घर बेच नहीं रहा होगा, आप किससे वो घर खरीदोगे, जिसके पास वो घर ऑलरेडी है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज सेकेंडरी मार्केट। तो आज मैं आप एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदते हैं, कौन सी मार्केट है, दैट इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी मार्केट। फिर आपके पास आता है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब होता है ये डेट सिक्योरिटीज हैं, लेकिन पैसा कितने साल के लिए ब्लॉक है, लेस देन 1 ईयर, इसको बोलते हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट, इसका मतलब है पैसा ब्लॉक्ड है मोर देन इक्वल टू 1 ईयर। सो टू पुट इट इन अ सिंपल वे, एक वर्ड होता है बिल्स।
बिल का मतलब होता है कि आपने सरकार को पैसा दिया है उधारी पे लेस देन 1 ईयर, इसको बोलते हैं मनी मार्केट। फिर एक वर्ड होता है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है आपने सरकार को पैसा दिया है 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, उसको क्या बोल देते हैं, कैपिटल मार्केट। फिर आपका आता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या है, बैंक में एफडी करा देना या किसी कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। फिर बच्चे ने कहा व्हाट इज ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब है ओवर द पीरियड हमने पैसे को और कहीं जगह भी लगाना स्टार्ट करा। इसका एग्जांपल हो जाता है रियल स्टेट। हाँ, रियल स्टेट ऑल्टरनेटिव है। कई बच्चों को लगता है रियल स्टेट भी ट्रेडिशनल है, ना बेटा, रियल स्टेट क्या है, ऑल्टरनेटिव। फिर आपने पैसा कहाँ पे लगाना स्टार्ट करा, गोल्ड में। ये सब एसेट क्लासेस क्या हैं, दीज आर गोइंग टू बी नोन एज ऑल्टरनेटिव। आपने पैसा लगाया बिटकॉइन में, ये सब क्या है, दे आर गोइंग टू बी नोन एज ऑल्टरनेटिव। सो व्हाट आर दी ट्रेडिशनल वे, पैसे की एफडी करा दी, बॉन्ड खरीद लिया या अपने शेयर को बाय करा। व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव वे, गोल्ड बाय करा, रियल स्टेट बाय करा, ये सब क्या है, दैट्स आर गोइंग टू बी ऑल्टरनेटिव वेज। सो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं बेटा, सिंपल था फटाफट। फाइनेंशियल एसेट वर्सेस रियल एसेट, डेट वर्सेस इक्विटी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, फिजिकल डेरिवेटिव वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव, स्पॉट वर्सेस फ्यूचर, प्राइमरी सेकेंडरी, मनी, कैपिटल, ट्रेडिशनल वर्सेस देयर गोइंग टू बी ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटीज। ठीक है, सो हमने 2 एलओएस अपने क्या कर लिए हैं, आपने करेक्ट कर लिए हैं। अब आता है मेरा नेक्स्ट, आप कहाँ कहाँ पैसे को लगा सकते हो। तो आप कम पैसे की मदद से क्या कर सकते हो, शेयर्स को बाय कर सकते हो, सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकते हो, बॉन्ड्स को बाय कर सकते हो, इसको कहते हैं सिक्योरिटीज़। आप कमोडिटीज़ को बाय कर सकते हो, रियल स्टेट को बाय कर सकते हो, आप करेंसीज को बाय कर सकते हो। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट। अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो कहाँ कहाँ पैसे को लगा सकते हो, पहला आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटीज़ को बाय। फिर आप कमोडिटीज़ को खरीद सकते हो, गोल्ड को खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, करेंसी खरीद सकते हो और डेरिवेटिव्स खरीद सकते हो। अब आते हैं कुछ टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। पहला आता है ब्रोकर, एक्सचेंज, ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम। ये क्या करते हैं, एक्सचेंजेस क्या करते हैं या ब्रोकर क्या करता है। तो ब्रोकर का एग्जांपल ले लेते हैं, ज़ीरोधा। ज़ीरोधा इज अ ब्रोकर। तो ब्रोकर का काम क्या है, ब्रोकर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। एक बंदा आता है वो शेयर बाय करना चाहता है, एक बंदा आता है वो शेयर सेल करना चाहता है। ज़ीरोधा क्या कर रहा है, ज़ीरोधा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। ना ज़ीरोधा आपसे शेयर खरीदता है, ना ज़ीरोधा आपको शेयर बेचता है। ज़ीरोधा क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। सेम वाइज अगर मेरे को एग्जांपल देना हो, 99 एकर्स। 99 एकर्स क्या करती है, क्या आपसे प्रॉपर्टी खरीदती है, क्या आपको प्रॉपर्टी बेचती है, ना। जिसको खरीदनी है और जिसको बेचनी है उसको क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। जिसको बेचनी है वो यहाँ पे आता है, देखता है। जो खरीदना चाहता है, जिसको बेचनी है वो अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिस्ट खरीदता है, कर देता है। जो खरीदना चाहता है वो आता है, प्रॉपर्टीज को देखता है और आपस में बात कर लेता है। 99 एकर्स का कोई भी रोल नहीं है। 99 एकर्स करती क्या है, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कराते हैं उनसे एक फीस चार्ज कर लेती है, बस ये उसका बिजनेस मॉडल है। लेकिन क्या वो आपको खरीदने बेचने में कुछ आपकी मदद करती है, आंसर इज नो। आपको क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। फिर एक बहुत अच्छा वर्ड आता है बेटा, डीलर। आज आप वर्ड यूज़ करते हैं ना, स्पिनी। स्पिनी क्या है, स्पिनी एक डीलर है, या वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी डीलर। तो डीलर का मतलब क्या होता है, डीलर क्या प्रोवाइड करता है। सो पहले एक बार वापस रिवाइज करा दूंगा। ब्रोकर क्या प्रोवाइड करता है, ब्रोकर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम चीज़ों को क्या करते हैं, सेम टाइम पे बायर सेलर आता है, शेयर्स को खरीदता बेचता है, सेम टाइम में इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आता है डीलर। डीलर क्या करता है, डीलर लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। डीलर क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ये बायर सेलर को कनेक्ट करता है लेकिन डिफरेंट टाइम पे। यहाँ पे वर्ड था सेम टाइम और यहाँ पे वर्ड है डिफरेंट टाइम। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। विकास ने अपनी गाड़ी बेची स्पिनी को और स्पिनी ने अपनी गाड़ी गाड़ी बेच दी आकाश को। मान के चलते हैं ये था 50,000 और ये है 60,000। सो फिर से रिपीट करूंगा। विकास ने स्पिनी बेची और विकास ने गाड़ी बेची स्पिनी को 50,000 पे, स्पिनी ने गाड़ी बेच दी आकाश को 60,000 पे। स्पिनी ने कितने रुपए कमाए, 10,000। सीधा विकास आकाश को गाड़ी क्यों नहीं बेच देता। तो मुझे क्या चाहिए, लिक्विडिटी। आज मैं डीलर के पास गया, डीलर ने फट से मुझे क्या कर दिया, फट से मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दिए। क्या ये गाड़ी अभी की अभी बिक जाएगी, ना। हो सकता है 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए।
अब जितना दिन ये डिले होगा ये किसका घाटा है, स्पिनी का घाटा है। स्पिनी ने 10 दिन वेट करा और गाड़ी को कितने का बेच दिया, 60,000 का। तो डीलर क्या करता है, बायर सेलर को कनेक्ट करता है, बट लेकिन सेम टाइम पे डिफरेंट टाइम पे ये क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देता है। विकास को लिक्विडिटी दे दी, विकास को कहा 10 दिन के लिए वेट नहीं करना, मैं अभी आपके अकाउंट में क्या डाल रहा हूँ, 50,000 रुपए डाल रहा हूँ, ठीक है। तो एक वर्ड क्या है, दैट इज गोइंग टू बी डीलर। डीलर मैचेस बायर सेलर ऑफ द सेम सिक्योरिटी एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ब्रोकर में क्या याद रखेंगे, सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्लेटफॉर्म फी चार्ज करता है। डीलर क्या करता है, डीलर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करता है, बायर सेलर को कनेक्ट करता है। फिर बच्चे ने कहा मतलब क्या होता है, आर्बिट्राइजर का। आर्बिट्राइजर किसके ऊपर काम करता है, मिस प्राइसिंग के ऊपर काम करता है ना। मान के चलते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक मार्केट में अनियन बिक रहे हैं 10 रुपए के और दूसरी मार्केट में अनियन बिक रहे हैं 15 रुपए के। अज्यूम करते हैं दोनों ही मार्केट बिल्कुल अगल बगल है, मतलब कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। क्या ये मिस प्राइसिंग है, यस। आर्बिट्राइजर क्या करेगा, जहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं वहाँ पे खरीदना शुरू कर देगा, जहाँ पे चीज़ें महंगी हैं वहाँ पे चीज़ों को क्या कर देगा, बेचना शुरू कर देगा। तो आर्बिट्राइजर किसके ऊपर काम करता है, आर्बिट्राइजर रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। किसके ऊपर काम करता है, मिस प्राइसिंग के ऊपर। अगर मार्केट में मिस प्राइसिंग है तो क्या करेगा, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर देगा। फिर मैंने कहा अच्छा सिक्योरिटाइजेशंस क्या होते हैं बेटा, ये हम फिक्स इनकम में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर आता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं, दे क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ रिस्क। नाउ इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या है, नाउ आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आपको कार इंश्योरेंस चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, ये रिस्क मैं उठाऊंगा। कल को अगर आपकी गाड़ी खराब होती है, आपकी हेल्थ खराब होती है, तो सारा पैसा मैं दूंगा, बदले में हमें को क्या दे दीजिए, बदले में हमें कोई प्रीमियम दे दीजिए। नाउ इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ रिस्क। डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि वो एक बंदे को इंश्योरेंस नहीं देगी, मल्टीपल लोगों को इंश्योरेंस देगी। वो एक तरीके का इंश्योरेंस नहीं देगी, मल्टीपल तरीके का इंश्योरेंस देगी। प्लस वो एक जगह पे इंश्योरेंस नहीं देगी, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पूल क्रिएट करेगी। नाउ फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं मैंने कार इंश्योरेंस सिर्फ कलकत्ता में बेची और कल कलकत्ता में बाढ़ आ जाती है, कि इंश्योरेंस कंपनी को एकदम से रिस्क हो जाएगा, यस। तो वो कलकत्ता में खाली नहीं बेचेगी, अगेन ज्योग्राफिकली क्या करेगी, ज्योग्राफी को भी डाइवर्सिफाइड करके चलेगी। सो हमेशा इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ रिस्क क्रिएट करती है। बदले में उसको क्या मिल जाता है, बदले में उसको इंश्योरेंस प्रीमियम मिल जाता है। फिर आपका आता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का काम क्या होता है, क्लियरिंग हाउस का काम होता है काउंटर पार्टी रिस्क को रिड्यूस करना। नाउ एनएससी बीएससी के ऊपर आप ट्रेड करते हो, क्या कभी आपने सुना है कि मैंने शेयर खरीदा लेकिन मेरे डीमैट में शेयर नहीं आया, या आपने कभी सुना है कि मैंने शेयर बेच दिया मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं आई? तो ये किसका काम होता है, ये क्लियरिंग हाउस का काम होता है टू इंश्योर दैट कोई भी पार्टी डिफॉल्ट ना करे। जिसने शेयर खरीदा है उसके डीमैट में शेयर आ जाए, उसके अकाउंट से पेमेंट कट जाए। जिसने शेयर बेचा है उसके अकाउंट से शेयर चला जाए और उसके अकाउंट में पेमेंट आ जाए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लियरिंग हाउस की। तो एनएससी का क्लियरिंग हाउस क्या है, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड। इसका काम क्या होता है कि कोई भी पार्टी क्या ना कर सके, कोई भी पार्टी डिफॉल्ट ना कर सके। लॉजिकली सोचिए, आज आपने शेयर बाय करा, आज आपने प्रॉपर्टी बाय करी, तो क्या आप कभी सुनते हो कि डीलर ने मेरे साथ धोखा कर दिया, पेपर्स नकली दे दिए, पेमेंट ले ली, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, तंग कर रहा है, या कंस्ट्रक्शन इलीगल है? ये सारे क्या हैं, काउंटर पार्टी रिस्क हैं। प्रॉपर्टी में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या शेयर्स में भी काउंटर पार्टी रिस्क होते हैं? जो चीज़ें एक्सचेंज के ऊपर करी जाती हैं उनके अंदर क्या है, काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा था, पहला वर्ड था ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। डीलर बायर सेलर को कनेक्ट करता है डिफरेंट टाइम पे। आर्बिट्राइजर मिस प्राइसिंग के ऊपर काम करता है। इंश्योरेंस डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ रिस्क क्रिएट करती है। क्लियरिंग हाउस क्या करता है, काउंटर पार्टी रिस्क को रिड्यूस करता है और मार्केट की इंटीग्रिटी को क्या कर देता है, प्रमोट कर देता है। इसी में एक वर्ड और आता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम। सो बच्चे ने कहा ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब क्या है। अब आपने सुना होगा एक टर्मिनल है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग टर्मिनल। सो ब्लूमबर्ग का टर्मिनल, नाउ इस टर्मिनल का पर्पस क्या है। अब जो भी लोग एनएससी बीएससी के ऊपर ट्रेड करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है, ठीक है। और अगले दिन आपको पता लग जाता है ब्लॉक डील की मदद से कि किसने शेयर्स को खरीदा और किसने शेयर्स को बेच दिया।
दैट मीन्स यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड हैं और अगले दिन क्या आ जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन में भी डेटा आ जाता है। अब मान के चलिए मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, मैं राकेश झुंझुनवाला जी हूँ और मैं टाटा मोटर्स खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं ये काम एक्सचेंज के ऊपर नहीं करना चाहता, किसी दूसरे बंदे से खरीदना चाहता हूँ, मान के चलिए किसी म्यूचुअल फंड के साथ। तो हम ये डील किसके ऊपर कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिस्टम, दैट इज ब्लूमबर्ग टर्मिनल के ऊपर भी डील करी जा सकती है। लेकिन ये सर्विसेज मेरे आप जैसे लोगों को नहीं प्रोवाइड करी जाती है, किसको प्रोवाइड करी जाती है, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। इनको डार्क पूल्स भी कहा जाता है। डार्क पूल्स इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता। तो आप दो जगह ट्रेड कर सकते हो, एक NSE BSE के ऊपर, यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क 0 है। देन आप किसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो, ब्लूमबर्ग टर्मिनल के ऊपर, इसको नाम दिया गया है डार्क पूल्स। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेते हैं कि कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होगा, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्लूमबर्ग। ये बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड है, ये इतना ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है। और बड़े लोग कहाँ पे प्रेफर करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ब्लूमबर्ग टर्मिनल एज वेल। तो वो NSE BSE के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और वो ब्लूमबर्ग टर्मिनल के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा विद दिस व्हाट वी हैव कवर्ड कॉन्सेप्ट नंबर D, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चंस भी आपको कराने हैं। तो एक बार मैं EF करा दूंगा बेटा, EF कराने के बाद मैं क्या कराऊंगा, आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। सो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा बिफोर वी मूव टू कॉन्सेप्ट नंबर E। पहला, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जो लोग पैसा बोरो करना चाहते हैं वो बोरो कर पा रहे हैं, जो बोरो करना चाहते हैं वो बोरो कर पा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। कैपिटल को कैसे एलोकेट करना है, कैपिटल पर्पसेस के लिए एलोकेट कर देना है। फिर फाइनेंशियल एसेट, रियल एसेट, डेट, इक्विटी, पब्लिक, प्राइवेट, फिजिकल डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, स्पॉट, फ्यूचर, प्राइमरी, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेडिशनल का मतलब था बॉन्ड्स खरीद लिए या शेयर्स खरीद लिए, ऑल्टरनेटिव का मतलब रियल एस्टेट खरीद लिया। फिर मैंने कहा कहाँ कहाँ पैसे को लगा सकते हो, सिक्योरिटीज़ में, कॉमोडिटीज़ में, रियल एस्टेट में, डेरिवेटिव्स में, करेंसीज में, यहाँ पे पैसा लगा सकते हो। फिर मैंने कहा ब्रोकर क्या होता है, बायर सेलर को कनेक्ट करता है सेम टाइम पे, डीलर बायर सेलर को कनेक्ट करता है डिफरेंट टाइम पे, आर्बिट्राइजर मिस प्राइसिंग के ऊपर खिल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ रिस्क क्रिएट करती है, क्लियरिंग हाउस क्या करता है, काउंटर पार्टी रिस्क को रिड्यूस कर देता है। चलिए अब आते हैं बेटा अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे, दैट इज गोइंग टू बी E एंड F। क्या ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आंसर इज येस। चलिए अब न्यूमेरिकल बेटा स्टार्ट हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर E क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर E कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर आप क्या हो, बुलिश हो, आप क्या चाहते हो मार्केट में वो चीज़ बढ़ जाए। नाउ फॉर एग्जांपल आज आपके मम्मी ने गोल्ड बाय करा, तो हम क्या बोलेंगे, मम्मी की पोजीशन क्या है, मम्मी की पोजीशन लॉन्ग है। मम्मी क्या चाहती है, गोल्ड आगे जाके क्या हो जाए, महंगा हो जाए। जब भी आप लॉन्ग पोजीशन होते हो तो आप क्या चीज़ फिक्स कर देते हो, आप अपनी कॉस्ट को फिक्स कर देते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आज मम्मी ने गोल्ड बाय करा 14,200 का, ठीक है, ये मम्मी ने गोल्ड बाय करा। ये कितने का रेट है, मान के चलते हैं ये 1 ग्राम का रेट है। तो मम्मा ने 1 ग्राम गोल्ड कितने का बाय करा, 14,200 का। अब लॉजिकली सोचिए मम्मी का प्रॉफिट क्या होगा। सो मॉम प्रॉफिट वुड बी सेलिंग प्राइस माइनस 14,200। अब ये जितना 14,200 के ऊपर जाएगा मम्मी किस पे आ जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी। मान के चलते हैं 15,000 हो गया, तो मम्मी ने कितने रुपए कमा लिए, दैट इज गोइंग टू बी 800। तो आप क्या चीज़ अपनी फिक्स कर रहे हो, कॉस्ट को। अब आप क्या चाहते हो, चीज़ें इससे महंगी हो जाए, जितनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर प्रॉफिट। इसको बोलते हैं लॉन्ग। फिर एक वर्ड आता है दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, आप बेरिश हो और आप चाहते हो कि मार्केट में चीज़ें गिर जाएं। आप क्या चीज़ फिक्स करते हो, आप अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स करते हो। इसमें होता क्या है, लॉन्ग में आप चीज़ को पहले खरीदते हो फिर बेचते हो। शॉर्ट में क्या होता है, आप पहले बेच देते हो। बच्चे ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, बेटा ये हम डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, आंसर इज यस। इसको एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। मान के चलते हैं कि आपको लगता है HDFC गिरेगा और आज HDFC का रेट है 100 रुपये, लेकिन आपको क्या लगता है ये गिरने वाला है। अब क्या करोगे,
एक ऐसे बंदे को ढूंढोगे जिसके पास HDFC है और जो HDFC लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहता है। अब उसको क्या बोलोगे, ये HDFC का शेयर मुझे तू बोरो करते हैं। अब उससे बोरो कर लेते हो, उधारी पे ये शेयर ले लेते हो, मार्केट में इस शेयर को सेल कर देते हो 100 रुपये पे। तो आपके अकाउंट में कितने रुपए आ गए, आपके अकाउंट में 100 रुपये आ गया। स्टेप नंबर 3, फ्यूचर में जब HDFC गिरेगा, मान के चलिए 80 रुपये पे आ गया, अब आप क्या करोगे, बाय कर लोगे। स्टेप नंबर 4, जिससे शेयर बोरो करा था उसको शेयर क्या कर दोगे, उसको शेयर रिटर्न कर दोगे। अब लॉजिकली सोचिए, आपने क्या करा था, शॉर्ट में आप पहले बेच देते हो 100 रुपये पे, फिर फ्यूचर में आपने खरीदा 80 रुपये पे, आपने कितने रुपए का प्रॉफिट कर लिया, आपने प्रॉफिट करा 20 रुपये का। ना मैं काउंटर इज शॉर्ट वाला क्या चाहता है, शॉर्ट वाला चाहता है मार्केट में शेयर गिर जाए। अगेन इस केस में था 100 रुपीज़, सो व्हाट विल बी योर प्रॉफिट, आपने बेचा 100 पे माइनस कॉस्ट। जब फ्यूचर में खरीदोगे कितने का खरीदोगे, इट हैज़ टू बी लेस देन 100, तभी आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो। अगर गलती से ये शेयर बढ़ गया तो आप किस में हो जाओगे, आप घाटे में आ जाओगे। सो दो चीज़ें हैं, एक है लॉन्ग। लॉन्ग में हम करते क्या है, स्टेप नंबर 1 हम बाय करते हैं, स्टेप नंबर 2 फ्यूचर में सेल करते हैं। जब मैं फ्यूचर में सेल करूंगा, मैं क्या चाहता हूं, मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाए। शॉर्ट में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 सेल कर देते हैं, स्टेप नंबर 2 फ्यूचर में बाय करते हैं। ना लॉजिक बड़ा सिंपल है, आप हमेशा चाहते हो कि आप बाय सस्ता करो, सेल महंगा करो। यहाँ पे आपने बाय करा 100 रुपये पे, यहाँ पे आपने बेचा 120 रुपये पे, ठीक है। आपका प्रॉफिट कितना, 20 रुपये। मान के चलते हैं आज आपने किसी चीज़ को सेल करा 120 पे, HDFC 120 पे, आपको लगता है फ्यूचर में 100 रुपये आ जाएगा। जब फ्यूचर में 100 का बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट कितना है, 20 रुपये। प्रॉफिट हमेशा क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। हम चाहते हैं हम महंगा बेचें और सस्ता खरीद लें। लॉन्ग में क्या करते हैं, पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं। शॉर्ट में क्या करते हैं, शेयर को किसी से बोरो कर लेते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, फ्यूचर में खरीदते हैं, उसका शेयर उसको वापस कर देते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ना प्रॉब्लम क्या है, अब कई लोग क्या करते हैं बेटा, शेयर्स को बाय करते हैं उधारी की मदद से, बोरोइंग की मदद से। इसको बोलते हैं लेवरेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवरेज इन फाइनेंस। आज आपने कोई घर खरीदा, आपने कोई शेयर खरीदा, आपने एक पैसा अपना लगाया और एक उधारी कर दी, तो इसको क्या बोल देते हैं, लेवरेज। नाउ लेवरेज अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, लेवरेज किसकी तरह एक्ट करता है, लेवरेज इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो बच्चे ने कहा कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, या एनहांसिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है। अब जो भी चीज़ें होंगी वो बढ़ के होंगी। अगर गेन होंगे तो गेन ज़्यादा होंगे, अगर लॉसेज होंगे तो लॉसेज भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवरेज। आज आपने कोई शेयर बाय करा विद द हेल्प ऑफ डेट, इसको क्या बोलते हैं, लेवरेज। गेन्स हुए तो गेन्स बहुत ज़्यादा होंगे, लॉसेज हुए तो लॉसेज भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो क्या ये खतरनाक चीज़ है, आंसर इज यस। एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, फिर किसके ऊपर जंप कर जाएंगे बेटा, अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर जंप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरा एक एग्जाम्पल आता है, आपने शेयर बाय करा 100 रुपये का, इसको बोलेंगे एसेट। आपने प्रॉपर्टी बाय करी 100 रुपये की, बच्चे ने कहा मैंने अपनी जेब से लगा दिए 60 रुपये, या मान के चलते हैं आपने अपनी जेब से पैसा लगाया पूरा का पूरा 100 रुपये, तो कितने रुपए की उधारी कर दी आपने, 0 रुपीज़ की उधारी करी। ई स्टैंड्स फॉर इक्विटी, डी स्टैंड्स फॉर डेट। मैंने 100 रुपये का घर खरीदा, 100 रुपये अपने लगा दिए। ये घर 120 का हो गया और ये घर 80 का हो गया। दो सिनेरियोस ले रहा हूँ ना, डेट तो है ही नहीं, इक्विटी। कितना पैसा अपना लगाया, 100 रुपये। व्हाट इज योर गेन एंड लॉस। तो जब 100 रुपये 120 रुपये बन गए, 20 रुपये का गेन। जब 100 रुपये 80 रुपये बन गए, 20 रुपये का घाटा। तो 80 हो गया माइनस लॉस 20, पॉजिटिव हो गया तो 120 हो गया तो पॉजिटिव 20। लगाए थे 100 रुपये। व्हाट इज योर ROE। तो बच्चे ने कहा पैसे के ऊपर कमाए हैं 20%, पैसे के ऊपर आ रहे हैं 20%। शेयर कितना भागा था, शेयर भागा 20%, आप भी कितने भागे, 20%। शेयर गिरा कितना, 20%, आप भी कितना गिरे, 20%। ROE का मतलब क्या है,
अपने पैसे के ऊपर मैंने कितना कमाया और कितना गवाया है। 100 रुपये लगाए थे, 20 रुपये कमाए हैं, 20% प्रॉफिट। 100 रुपये लगाए थे, 20 रुपये हारे हैं, 20% मेरा लॉस। अब हम पिक्चर में किसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं बेटा? डेट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये वॉलेटिलिटी है, ये गेन है। अब गेन 20% होगा, 20% से ज़्यादा होगा, गेन 20% से ज़्यादा होगा। घाटे 20% होंगे, 20% ज़्यादा होंगे, घाटे भी 20% से ज़्यादा होंगे। उधारी के साथ एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आप प्रॉफिट में हो, आप लॉस में हो, आपको उधारी को पे करना है। किसके साथ? अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो यही सबसे बड़ी उधारी की प्रॉब्लम है। आप मुनाफा कर रहे हो या नुकसान कर रहे हो, पैसा तो आपको वापस करना पड़ेगा। अब ले आते हैं केस 2। शेयर है 100 रुपये का, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल, लेकिन अब आपने अपनी जेब से लगाए सिर्फ 60 और उधारी करी 40 रुपये की। ये उधारी कितने पे करी है? 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यही बेस्ट पॉसिबल है। किसी ने आपको पैसे दिए 0% पे। अभी भी आप देखना डेट किसकी तरह करेगा? डेट विल एक्ट एज कैटलिस्ट, एनहांसिंग फैक्टर। अब दो चीजें हो गई। ये हो गया 120 का। सबसे पहले काम क्या करोगे? बैंक की उधारी को वापस करोगे। सो रीपेमेंट ऑफ लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन उधारी कितने की करी थी? 40 रुपए की वापसी कर दी। अब आपके पास कितने रुपए बचे हैं? 80 रुपए। अपने कितने रुपए लगाए थे? 60 रुपए। 60 रुपए 80 रुपए बन गए हैं। गेन लॉस कितने का? गेन लॉस 20 रुपए का। लेकिन अब 20 कितने के ऊपर कमाए हैं? 60 के ऊपर कमाए हैं। कितने लगाए थे? 60 रुपए। कितने रुपए कमाए हैं? 20 रुपए। 20 कितने के ऊपर कमाए हैं? 60 के ऊपर। आरओई कितनी है? आरओई आ जाएगी पॉजिटिव 33.33%। अब देखिए पीछे वाले गेन में, केस में गेन कितने का था? 20% का। अब गेन कितने का है? 33.33। क्या गेन बढ़ गए? आंसर इज यस। तो बच्चे ने कहा डेट तो बहुत अच्छी चीज़ है। ना ना ना, रुक जाइए आप। अब शेयर हो गया 80 रुपए का। अभी भी डेट को रीपे करना है 40 रुपये। अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं? 40। लगाए कितने थे? 60 रुपये। 60 रुपये 40 हो गए हैं, 20 रुपये हार गए। अब 20 कितने के ऊपर हार रहे हो? 60 के ऊपर। ना मैं पॉइंट इज व्हाट इज माई आरओई? माई आरओई इज नेगेटिव 33.33%। तो जैसे ही घाटा हुआ, घाटे भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। अब एक समरी लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहले वाले केस में आरओई की रेंज थी -20 टू +20। दिस इज द रेंज ऑफ आरओई। दूसरे वाले केस में आरओई की रेंज थी -33.33 टू +33.33। ये आरओई की रेंज थी। अब मैं एक रेशो कैलकुलेट करना चाहता हूं। रेशो का नाम है लेवरेज रेशो। लेवरेज रेशो का फॉर्मूला है एसेट बाय इक्विटी। ये फॉर्मूला होता है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या भी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। पहले वाले केस में एसेट कितने रुपए का था? 100 रुपए का। अपने कितने पैसे लगाए? 100 रुपए। तो ये रेशो आ गया 1। ना 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब बड़ा सिंपल है। 1 रुपए का एसेट है, 1 रुपए ही हमने अपने लगाए हैं। 1 रुपए का एसेट है, 1 रुपए ही हमने अपने लगाए हैं। तो कितने रुपए का डेट लिया है? 0 रुपीस का। दूसरे वाले केस में लेवरेज रेशो कितने का आएगा? एसेट था 100 का, लगाए हैं 60। ये नंबर आएगा 1.6667। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो चीज़ बाय करी गई है वो है 1.6 की। अपनी जेब से पैसा कितना गया है? 1 रुपी। तो उधारी कितने रुपए की करी है? 0.6 की उधारी करी है। अब इसका एक इंटरप्रिटेशन और आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाउ इसका एक और इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये 1.66 है, क्योंकि 1.66 है, इसका मतलब है ये वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी कितने से बढ़ गई? पहले वॉलेटिलिटी कितने की थी? अगर वॉलेटिलिटी -1 टू +1 की थी, इसको पढ़ेंगे। अगर वॉलेटिलिटी -1 टू +1 की थी, अब वॉलेटिलिटी कितने की हो गई है? -1.667 टू +1.667। इसका मतलब अब गेन होंगे, तो गेन कितने ज़्यादा होंगे? 66% ज़्यादा होंगे। अगर लॉसेस होंगे
तो लॉसेस कितने परसेंट ज़्यादा होंगे? 66%। बच्चे ने कहा प्रूव करिए। नाउ व्हाट आई वांट यू टू मल्टीप्लाई this 20% with this number, 20% with this number, और बताइए कि ये नंबर आता है। ज़रा 20 को मल्टीप्लाई करिए 1.667 के साथ, क्या 33.33 आता है? यस। कहने का मतलब अब गेन होंगे, अगर गेन 1 का था तो अब गेन कितने का होगा? अब गेन 1.667 का होगा, गेन ज़्यादा होंगे। तो बच्चे ने कहा बहुत अच्छी चीज़ है। सेम वाइज अगर लॉस 1 का होना था, अब लॉस कितने का होगा? 1.667। लॉसेस कितने से बढ़ जाएंगे? लॉसेस 66% से बढ़ जाएंगे। अब बताइए क्या लेवरेज ज़्यादा होनी चाहिए? आंसर इज नो। लेवरेज हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 के पास होनी चाहिए। 1 का मतलब क्या है कि आपने उधारी नहीं करी है। जितना ज़्यादा लेवरेज होता जाएगा उसका मतलब उतनी ज़्यादा आपने उधारी कर रखी है, उतना ही ज़्यादा आपका PNL या ROE क्या होने वाला है? वॉलेटाइल होने वाला है। मान के चलिए किसी ने 3 रुपए का घर खरीदा, 1 रुपए अपने लगाए, तो 2 रुपए की क्या कर रखी है? उधारी कर रखी है। लेवरेज 3 का हो गया है। अब आपका PNL क्या हो जाएगा? ROE क्या हो जाएगी? और भी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी। शेयर भागेगा सिर्फ 20%, आप कमाओगे 60%। तो बच्चे ने कहा तो अच्छी चीज़ है, कल को शेयर गिरेगा भी सिर्फ 20%, आप कितना हार जाओगे? यू विल यूज 60%। तो ये अच्छी चीज़ है। आंसर इज नो। ठीक है, तो मैं वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया है E और F में। E में पढ़ाया, एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया लॉन्ग का मतलब है आपने शेयर को क्या कर रखा है? आपने शेयर को बाय कर रखा है, आप क्या हो? शेयर के ऊपर बुलिश हो। F में क्या पढ़ाया? आपने शेयर को बाय कर रखा है विद द हेल्प ऑफ डेट, उसको बोलते हैं लेवरेज। E में एक बात और पढ़ाई थी, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है कि आपने क्या कर रखा है? आपने शेयर को पहले सेल कर रखा है, बाद में आप बाय करोगे। आप स्टॉक के ऊपर क्या हो? आप बेरिश हो। आप क्या चाहते हो? मार्केट में शेयर क्या हो जाए? आप चाहते हो मार्केट में शेयर गिर जाए। चलिए एक कॉन्सेप्ट मुझे और कराना है, फिर मैं QB के ऊपर जंप करूंगा और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। कॉन्सेप्ट का नाम है मार्जिन कॉल। तो कॉन्सेप्ट का नाम है मार्जिन कॉल और इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे। इसका फॉर्मूला है P0 1 माइनस इनिशियल मार्जिन डिवाइडेड बाय 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। IM स्टैंड्स फॉर इनिशियल मार्जिन, MM स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस मार्जिन। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं आज आपने एक शेयर बाय करा 100 रुपए का, ये एसेट की वैल्यू है। और जनरली सोचिए आपने घर खरीदा 100 रुपए का या शेयर खरीदा 100 रुपए का, बैंक आपको उधारी 100 रुपए देगी, 100 रुपए से ज़्यादा देगी, 100 रुपए से कम देगी, तो बैंक हमेशा उधारी 100 रुपए से कम देगी। तो मान के चलते हैं हमारा इनिशियल मार्जिन है 40%। सो इनिशियल मार्जिन 40% का मतलब क्या है? बैंक कह रहा है इस शेयर को अगर खरीदना है या इस घर को खरीदना है 40 रुपये आपको अपने देने पड़ेंगे। 40% ऑफ एसेट वैल्यू, तो 40 रुपये आपको अपने देने हैं। तो बैंक लोन कितने रुपए का दे देगा? बैंक आपको लोन देगा 60 रुपये का। ये तो पहली चीज़ हो गई। नाउ लॉजिकली सोचिए बैंक क्या चाहता है? बैंक चाहता है क्योंकि तुमने घर खरीदा है तो घर की कीमत बढ़ जाए ताकि तुम मेरा पैसा वापस करो। लेकिन गलती से इस घर की कीमत या शेयर की कीमत गिरने लग गई तो क्या बैंक को भी लॉस हो सकता है? यस। बैंक ने कितने रुपए दिए? बैंक ने 60 रुपये दिए हैं। अब लॉजिकली सोचिए अगर ये शेयर 90 का हो गया, 80 का हो गया, 70 का हो गया, 60 का हो गया, 20 रुपए का हो गया, 0 का हो गया, क्या बैंक का रिस्क बढ़ता जाएगा? अगर ये 0 का हो गया तो आप कंपनी को क्या बोलोगे? बैंक को क्या बोलोगे? आपका पैसा वापस नहीं करता। बैंक का लॉस कितने रुपए का हो जाएगा? 60 रुपए का। तो जैसे जैसे शेयर गिरता जाएगा बैंक का रिस्क बढ़ता जाएगा। बैंक क्या कहता है? एक हद तक तो मैं रुकूंगा, एक हद के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरा पैसा वापस करना पड़ेगा। अब लॉजिकली सोचिए बैंक ने दिए कितने हैं? 60 रुपये। बैंक 60 तक रुके, 60 से पहले कुछ एक्शन ले या 60 के बाद कुछ एक्शन ले? लॉजिकली सोचिए अगर शेयर 50 का हो गया, अब आपने एक्शन ले भी लिया तो भी आपका लॉस होना है, 10 रुपये का तो लॉस होना ही है। तो बैंक पहले एक्शन लेगा या बाद में एक्शन लेगा? तो बच्चे ने कहा बैंक क्या करेगा? इसको 60 टच नहीं होने देगा, इससे पहले ही क्या बोलेगा? कुछ ना कुछ एक्शन लेने लग जाएगा। ठीक है, किस प्राइस पे एक्शन लेगा वो अब हमें निकालना है। ठीक है, तो मेरे केस में इनिशियल मार्जिन कितना है? 40%। मेंटेनेंस मार्जिन मान के चलिए है 25%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक बार अपने फॉर्मूले में एक बार डाल के देख लेते हैं। तो बच्चे ने कहा मार्जिन कॉल,
कब हमें बैंक का पैसा वापस करना पड़ेगा, किस प्राइस पे। सो P0 1 माइनस इनिशियल मार्जिन डिवाइड बाय 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं, मैंने शेयर खरीदा था 100 का, 1 माइनस इनिशियल मार्जिन 40, 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं, ये आंसर आता है ये आंसर आता है 80 रुपीज़। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है, जैसे ही शेयर 80 के पास आएगा आपको बैंक के लोन को क्या करना है, वापस करना है। नहीं करा तो बैंक क्या करेगा, मार्केट में आपका शेयर बेचेगा 80 रुपये का, अपने 60 रुपीज़ क्या करेगा, रिकवर करेगा, बाकी पैसे आपके अकाउंट में डाल देगा आफ्टर डिडक्टिंग सम चार्जेस एंड इंटरेस्ट। तो बैंक पूरा 60 तक वेट नहीं करेगा, बैंक का एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा 80 पे। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है, ये तो बताइए। चलिए अब इसका एक बार मतलब भी समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही इंट्यूटिव फॉर्मूला है। अगर पहला वाला पार्ट पढ़ो तो ये पहला वाला पार्ट क्या बताता है, अगर इसे सॉल्व कर दो तो पहला वाला पार्ट आपको सॉल्व करके बता देता है लोन अमाउंट, कि तुमने कितने रुपए का लोन लिया है। तो तुमने 60 रुपये का लोन लिया है, ठीक है। देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इनिशियल मार्जिन, ये क्या बताता है, लोन अमाउंट, कि तुमने कितने रुपए का लोन लिया है, तुमने 60 रुपीज़ का लोन लिया है। बैंक क्या कह रहा है, मेरा हिस्सा कभी भी कितने के ऊपर नहीं होगा, मेरा हिस्सा कभी भी 75% के ऊपर नहीं होगा। जैसे ही मेरा हिस्सा 75 के ऊपर होगा तुम्हें मेरे पैसे को वापस करना है। सो मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार लिखते हैं, प्राइस था शेयर का 100 रुपये, ठीक है। आपके ऊपर डेट कितने का है, 60 रुपीज़ का। आपकी इक्विटी कितनी है, 40 रुपये की। अब आप बताइए कितना परसेंट डेट का पैसा है, डेट का वेट कितना है। तो डेट का वेट है 60%। बैंक ने कहा इस शेयर में 60% पैसे मेरे ब्लॉक्ड हैं। शेयर हो गया 90 रुपये का, अभी भी आपको बैंक के वापस करने हैं 60 रुपये। अब बताइए बैंक का वजन कितना हो गया, बैंक का वजन हो गया 60 डिवाइड बाय 90, बैंक का वजन है 66.67। क्या बैंक की धड़कनें तेज़ होनी स्टार्ट हो गई होंगी, क्या बैंक की धड़कनें तेज़ होना स्टार्ट हो गई। जो वजन 60 का था अब वो 66 का हो गया, ये शेयर हो गया 85 का। अभी भी आपके बैंक के 60 रुपये वापस करने हैं। 85 पे ये वजन हो जाता है 70.58 का। तो जैसे जैसे शेयर गिरता जाएगा बैंक का वेट बढ़ता रहेगा। बैंक कहता है मैं रुकूंगा कितने तक, मैं रुकूंगा 75 तक। अब शेयर हो गया 80 रुपये, शेयर हो गया 80 रुपये, अभी भी वापस करने हैं 60 रुपये। बैंक का वेट कितना है, बैंक का वेट है 75। बैंक यहाँ पे क्या कर देता है, स्टॉप हो जाता है। बैंक कहता है मेरे पैसे को वापस कर 60 रुपये। अगर आपने मेरे 60 रुपये वापस नहीं करे, मैं क्या करूँगा, मार्केट में तुम्हारा शेयर बेचूंगा 80 रुपये का, उससे मुझे 80 रुपये आएंगे, मैं अपना इंटरेस्ट डिडक्ट करूँगा, पेनल्टीज डिडक्ट करूँगा और बाकी पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन कॉल। फॉर्मूला बड़ा ही इंट्यूटिव है, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। मार्जिन कॉल, मार्जिन कॉल का फॉर्मूला है, तुमने शेयर कितने का खरीदा, 100 रुपये, 1 माइनस इनिशियल मार्जिन, इससे आ जाता है लोन अमाउंट। तो हमने लोन कितने रुपए का लिया है, हमने लोन 60 रुपये का लिया है। 1 माइनस इनिशियल मार्जिन, 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 0.75 से। इसका मतलब है बैंक क्या कह रहा है, मैंने 60 रुपये दिए हैं, मेरा वेट मैक्सिमम कितना जाएगा, 75% तक जाएगा। जैसे ही 75% पे मेरा वेट आएगा तो मैं मेरे पैसे को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। लॉजिकली सोचते हैं, अगर यही शेयर हो जाता है 60, बैंक के वापस करने हैं 60, बैंक का वेट हो जाएगा 100। अब आप बैंक के साथ क्या कर सकते हो, बैंक को बोलते जा तेरा पैसा नहीं देता, बैंक अपना इंटरेस्ट कहाँ से रिकवर करेगा। तो बैंक 60 तक वेट नहीं करेगा, 60 से पहले क्या कर देगा, आपके ऊपर एक्शन लेने लग जाएगा। ठीक है। सो हमने कौन कौन से एलओएस कंक्लूड करे बेटा, हमने एलओएस कंक्लूड करे A to F। अब मैं A to F के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट और लिख लेंगे, फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे, अपने क्वेश्चन बैंक पे जंप करेंगे। लिखते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स या टाइप ऑफ पीपल इन मार्केट। कितने तरीके के लोग मार्केट में हैं। तो अभी के लिए मैं इसे सिर्फ 3 भागों में डिवाइड करना चाहूँगा। एक को मैं नाम दूंगा हेजर, एक को नाम दूंगा आर्बिट्राजर और एक को नाम दूंगा
या 4 नाम दे देते हैं, एक को नाम देंगे इन्वेस्टर और एक को नाम देंगे ट्रेडर। ठीक है, तो 4 लोग हैं, एक का नाम है हेजर, एक का नाम है आर्बिट्राइजर, एक का नाम है इन्वेस्टर, एक का नाम है ट्रेडर। तो बच्चे ने कहा इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर चीज़ों को बाय करता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो आज हम बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी हैं, या हम बात करते हैं वॉरेन बफेट हैं। इन्होंने क्या कर रखा है? वॉरेन बफेट के पास कोको कोला के स्टॉक हैं, राकेश झुनझुन जी के पास टाइटन के स्टॉक हैं। तो इन्होंने शेयर्स को खरीदा, एक लंबे समय तक ये क्या करना चाहते हैं? होल्ड करना चाहते हैं। इनको बोलते हैं इन्वेस्टर। फिर है हेजर। हेजर क्या करता है? अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। तो मान के चलिए आज आपने हेल्थ इंश्योरेंस बाय करी, आपने कार इंश्योरेंस बाय करी, तो आप क्या कहते हो? मैं ये प्रीमियम दे रहा हूं, कल को अगर मैं बीमार पड़ा तो इंश्योरेंस कंपनी तो मेरा सारा मेडिकल बिल दोगी। तो ये क्या है? हेजर। हेजर क्या करता है? अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है, अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस कर देता है। कल आपकी गाड़ी हिट हो गई, पैसा कौन देगा? कार इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। आर्बिट्राइजर किसके ऊपर काम करता है? ये मिस प्राइसिंग के ऊपर काम करता है। ये मार्केट को क्या बताता है? बनाता है, ये मार्केट को एफिशिएंट बना देता है। फिर बच्चे ने कहा ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर शेयर्स को बाय भी कर सकता है, शेयर्स को सेल भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है। दैट मीन्स ये तीनों काम कर सकते हैं। इनकी इंटेंशन क्या होती है? जनरली इनकी इंटेंशंस लॉन्ग टर्म नहीं होती, इनकी इंटेंशन क्या होती है? दैट इज गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म। नाउ इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर करता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है वो पूरी की पूरी कंपनी के बारे में रिसर्च करता है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता है। मान के चलते हैं कि अगर आज आपने टाइटन का स्टॉक बाय करा, तो क्यों राकेश जी ने टाइटन का स्टॉक बाय करा है, क्यों वो ज्वेलरी सेगमेंट के ऊपर बहुत बुलिश हैं, वो पूरा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के बाद क्या करेंगे? शेयर्स को बाय करेंगे। जो ट्रेडर होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं बेटा? वो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? अगर आपने जी न्यूज़ देखा हो तो जी न्यूज़ पे एक पैनल बैठा होता है जो कहते हैं शेयर्स को आज आप बाय करिए, शेयर्स को सेल करिए, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कैंडल ऊपर की बन रही है, कैंडल नीचे की बन रही है, मूविंग एवरेजेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये सब बातें क्या होती हैं? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल का मतलब है सिंपल वे में आपने एक चार्ट देखा, स्टॉक के चार्ट के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो? प्रिडिक्ट कर रहे हो कि शेयर बढ़ेगा या शेयर घटेगा। लेकिन आपका हॉराइजन जनरली बहुत बड़ा नहीं होता, आपका हॉराइजन जनरली क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेडर। सो बात याद रखेंगे कुछ बातें। हेजर रिस्क को क्या करता है? अपने प्रोटेक्ट करता है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है। आर्बिट्राइजर मिस प्राइसिंग के ऊपर खेलता है। इन्वेस्टर शेयर्स को बाय करता है अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। ट्रेडर क्या करता है? बाय भी करता है, सेल भी करता है, होल्ड भी करता है बेस्ड अपॉन टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, आई थिंक नाउ वी हैव डन अ लॉट। नाउ वी कैन मूव टू आवर क्वेश्चन बैंक। चलिए बेटा, तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब मेरा पहला सवाल है, एक बंदा है एंड ही हैज़ अ सोफिस्टिकेटेड फोरकास्टिंग मॉडल, और उसके बेसिस पे वो क्या करता है? शेयर को बाय सेल होल्ड करता है। आपको ये बताना है कि इस बंदे का करेक्टरिस्टिक क्या है। बाय सेल होल्ड कर रहा है, तो बच्चे ने कहा ये बंदा क्या है? दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रेडर। ठीक है, तो आपको वर्ड्स को पिक करने हैं। बाय होल्ड सेल कौन करता है? दैट इज गोइंग टू बी एन ट्रेडर। क्वेश्चन नंबर 2, एक बंदा है विच इज यंग एंड हैज अ सब्सटेंशियल वेल्थ. His significant proportion of his stock portfolio consists of emerging market that offer relatively high expected return at a cost of relatively high risk. अब वो देख रहा है अपनी एबिलिटी और विलिंगनेस के अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट। बताइए ये बंदा क्या है? तो मैंने कहा था इन्वेस्टर क्या करता है? अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है। तो वो कह रहा है अपना रिस्क एपेटाइट वो देखना चाहता है, इज एबिलिटी विलिंगनेस टू टेक रिस्क, और इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाना चाहता है। इसको नाम क्या बोलोगे? इसको नाम दे दोगे इन्वेस्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओन करते हो इन यूनाइटेड स्टेट्स। आप अपना माल कहाँ पे बेचते हो? ब्राज़ील में, और आपको पैसा आता है ब्राज़ील से। आपको लगता है ब्राज़ील की करेंसी गिरने वाली है, जो पैसा आपको मिलने वाला है ब्राज़ील में उसकी वैल्यू काफ़ी गिरने वाली है, जिसकी वजह से आज आपने बैंक के साथ एक कोई कॉन्ट्रैक्ट करा फ्यूचर का। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इसका मतलब क्या है, हम डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे, बट इसको सिंपल वे में करते हैं कि मान के चलिए आपको CFA इंस्टीट्यूट का फीस पे करना है डॉलर में। तो आपका डर हमेशा क्या होगा? कहीं डॉलर महंगा ना हो जाए। आज डॉलर 100 रुपये का है,
कल डॉलर 120 का ना हो जाए। तो आज ही आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को कहा ठीक है मैं आपसे 3 महीने बाद डॉलर बाय करूँगा 102 रुपये पे, मैं 3 महीने बाद आपसे डॉलर बाय करूँगा 102 रुपये पे, तो आप क्या कहलाओगे? आपको डॉलर में पेमेंट करनी है 3 महीने बाद, आज ही आपने बैंक के साथ रेट फिक्स कर लिया, सो यू विल बी टर्म्ड एज हेजर। अब ध्यान से देखिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसने सारा माल बेचा है ब्राज़ील में और उसे लगता है ब्राज़ीलियन करेंसी क्या होने वाली है, डिप्रिशिएट होने वाली है। आज उसने बैंक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा फ्यूचर सेल का ऑन ब्राज़ीलियन डॉलर। ये ब्राज़ीलियन डॉलर कब गेन करता है? जब BRL डिप्रिशिएट होगा। तो जब करेंसी ब्राज़ील की डिप्रिशिएट होती है तो इसमें इसको पैसा मिलेगा। वो अपने आप को क्या कर रही है? अपने आप को हेज कर रही है अगेंस्ट करेंसी डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? दैट इज गोइंग टू बी हेजर। अभी बेटा फ्यूचर सेल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर बाय का मतलब क्या होता है, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, फ्यूचर का मतलब ये था इस पर्टिकुलर केस में आपका डर था कि कहीं डॉलर महंगा ना हो जाए, तो आपने डॉलर बाय करा, ठीक है, आपको पेमेंट करनी थी तो आपने डॉलर बाय करा, तो आपने डॉलर का फ्यूचर बाय करा। क्यों? आपको डर क्या है? कहीं डॉलर बढ़ ना जाए, ठीक है। इस बंदे ने क्या करा, इसे ब्राज़ील में पैसा आ रहा था और ब्राज़ील की करेंसी गिर रही थी। तो जब चीज़ें गिर रही होती हैं हम फ्यूचर को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। तो आपने कहा मैं डॉलर खरीदता हूँ, इसने कहा मैं ब्राज़ीलियन डॉलर बेचती हूँ, तो उसने अपने आप को क्या कर रखा है? उसने अपने आप को हेज कर रखा है, ठीक है। चलिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इनमें से क्या चीज़ फाइनेंशियल सिस्टम का फंक्शन नहीं है? मैंने कहा टू हेल्प द इकोनॉमी अचीव एलोकेशन एफिशिएंसी, इसका मतलब है कैपिटल का प्रोडक्टिव रीयूज होना। क्या ये पर्पज़ है? बिल्कुल है। टू फैसिलिटेट बोरिंग बाय द बिजनेसेस, क्या ये पर्पज़ है? बिल्कुल है। फिर क्या पर्पज़ नहीं है? टू रेगुलेट आर्बिट्राजर, ताकि आर्बिट्राजर प्रॉफिट्स ना कमा पाए, ये फाइनेंशियल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव था बोरोअर बोरो कर पा रहा है और इन्वेस्टर सेव कर पा रहा है। इंटरेस्ट रेट्स क्या है? ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। कैपिटल किसके लिए यूज़ हो रहा है? प्रोडक्टिव पर्पजेज के लिए यूज़ हो रहा है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज गोइंग टू बी ए। देन इन्वेस्टर प्राइमरली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, ना वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है और अब वो पैसा रियल स्टेट में लगाना चाहता है। रियल स्टेट में पैसे के लगाने को क्या बोलोगे? मैंने कहा था ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है बॉन्ड्स एंड इक्विटी। रियल स्टेट में किस में आता है? कमोडिटीज़ किस में आती हैं? दे आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज ऑल्टरनेटिव। तो ये पैसा कहाँ पे लगा रहा है? ये पैसा ऑल्टरनेटिव में लगा रहा है। सो बेटा हमारे कितने हो गए? हमारे 5 सवाल हो गए। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट वन। आप पैसा लगाना चाहते हो 90 डे कमर्शियल पेपर। सो कमर्शियल पेपर क्या होता है बेटा? कमर्शियल पेपर का मतलब होता है आपने कंपनी को पैसा उधारी पे दे रखा है 90 दिनों के लिए। मैंने कहा था मोर देन 1 ईयर होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट, लेस देन 1 ईयर होता है तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो बच्चे ने कहा दैट इज गोइंग टू बी मनी मार्केट। चलिए आगे पढ़ते हैं। कंपनी ने कहा कि मैं अपने 30 मिलियन शेयर्स बेचूंगी पब्लिक को एट इतना। मैं कंपनी बोल रही है मैं अपने शेयर्स बेचूंगी इतना। ये कौन सी मार्केट है? प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है? आप सीधा शेयर कंपनी से खरीद रहे हो, तो बच्चे ने कहा इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। देन एक म्यूचुअल फंड है जो फिक्स इनकम में पैसा लगाना चाहता है, इनमें से क्या चीज़ उसका पार्ट नहीं होगी? ठीक है, तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा फिक्स इनकम का मतलब होता है किसी को पैसा उधारी पे दे देना। इसकी ऑल्टरनेटिव नाम है कमर्शियल पेपर, अभी हमने करा। इसी का एक ऑल्टरनेटिव नाम है रीपर्चेज एग्रीमेंट। सो कमर्शियल पेपर का मतलब क्या होता है? हमने पैसा कंपनी को दिया छोटे समय के लिए, लेस देन 1 ईयर। रीपर्चेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ये 2 ट्रांजेक्शन्स, ये इसमें 2 बैंक होते हैं, आपस में क्या करते हैं? एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है और सिक्योरिटीज़ भी प्लेज करता है। नाउ फॉर एग्जांपल HDFC को पैसा चाहिए, तो HDFC क्या करेगा? ICICI के पास अपनी कोई सिक्योरिटी को प्लेज करेगा, सिक्योरिटी कोलेटरल रखेगा, ICICI पैसा दे देगा। जब HDFC बैंक इसका पैसा वापस कर देगा, ICICI बैंक इसकी क्या कर देगा? सिक्योरिटीज़ को वापस कर देगा। तो इसको बोलते हैं रीपर्चेज। रीपर्चेज का सिंपल मतलब है वन बैंक इज बोरिंग फ्रॉम अनदर बैंक, इट्स अ सिक्योर्ड लोन। तो ये भी क्या हो जाता है? ये भी लोन का पार्ट है। ये दोनों तो लोन के पार्ट है। वारंट्स क्या होते हैं बेटा? वारंट्स का मतलब होता है सिमिलर टू इक्विटी। आपने किसी कंपनी का, इसमें कंपनी क्या कहती है? कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि आप मेरे शेयर्स बाय कर सकते हो। तो वारंट्स का मतलब क्या है? वारंट इज एज गुड एज इक्विटी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू बी पार्ट ऑफ दिस फंड?
कमर्शियल पेपर डेट होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट डेट होता है। डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे? फिक्स इनकम में। वारंट्स क्या होते हैं? वारंट्स आर गोइंग टू बी सिमिलर टू इक्विटी। चलिए अब आता है एक और सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स? तो बच्चे ने कहा ओपन एंडेड क्लोज एंडेड फंड्स क्या होते हैं। ये बेटा हम कहाँ पे पढ़ेंगे? इन डिटेल वी आर गोइंग टू लर्न इन पोर्टफोलियो। ये ना इस चैप्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट्स अ लिंक्ड विद अनदर चैप्टर्स, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब एक स्कीम होती है बेटा म्यूचुअल फंड की, क्वेश्चन नंबर 9, जिसको बोलते हैं ओपन एंडेड। तो बच्चे ने कहा ओपन एंडेड का मतलब क्या है? ओपन एंडेड का मतलब है जैसे एक फंड है जिसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। इसमें मैंने पैसा लगा रखा है बेटा अपना भी, फ्लेक्सी कैप। ये एक म्यूचुअल फंड है, ये ओपन एंडेड है। तो बच्चे ने कहा ओपन एंडेड का मतलब क्या है? ना मान के चलिए मुझे इस स्कीम में और पैसे डालने हैं, मेरे को 10 करोड़ डालने हैं। तो मैं क्या करूँगा? म्यूचुअल फंड में इस कंपनी को कॉल करूँगा और मैं बोलूँगा मैं 10 करोड़ और डालना चाहता हूँ। मुझे वो यूनिट्स किस पे एलोकेट करेंगे? एनएवी पे। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब अभी के लिए मान के चलिए जो भी उस म्यूचुअल फंड का फेयर वैल्यू है उसके ऊपर वो मुझे क्या कर देते हैं? एडिशनल यूनिट्स एलोकेट कर देते हैं। मान के चलते हैं मेरा टोटल पोर्टफोलियो 20 करोड़ का है, आज मुझे 2 करोड़ रुपए निकालने हैं। मैं वापस से म्यूचुअल फंड को कॉल करूंगा और मैं बोलूँगा कि भैया मुझे रिडम्पशन फॉर्म दे दीजिए, मैं 2 करोड़ के शेयर बेचना चाहता हूँ। वो मुझे शेयर्स कितने पे रिडीम कर देंगे? एनएवी पे। तो सिंपल मतलब है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब है खरीदना है, म्यूचुअल फंड को कॉल करो, पैसे दो, म्यूचुअल फंड कंपनी आपको और यूनिट्स दे देगी। आपको रिडीम करना है, म्यूचुअल फंड को कॉल करो, म्यूचुअल फंड मार्केट में शेयर्स को बेचेगी, आपके पैसे को वापस कर देगी। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। फिर आता है, अच्छा ओपन एंडेड में डील हमेशा किसके ऊपर होगी? एनएवी के ऊपर होगी। फिर होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब है म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है मेरी एक स्कीम है और उसने लोगों से 10,000 करोड़ इकट्ठा कर लिए और उसने शेयर बाजार में लगा दिया। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या कहती है? आपको पैसा और लगाना है या आपको अपना पैसा निकालना है, मेरे पास मत आना। शेयर मार्केट में हमने स्कीम को लिस्ट करा दिया है, जैसे कि शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं। आपको और खरीदना है तो मार्केट से खरीद लीजिए, अगर आपको बेचना है तो मार्केट में बेच दीजिए। क्लोज एंडेड का मतलब है अब आप म्यूचुअल फंड के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। आप कहाँ पे ट्रांजैक्शन करोगे? अब आप ट्रांजैक्शन करोगे सेकेंडरी मार्केट में। सो इसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। आज आपके पास रिलायंस का शेयर है, आपको बेचना है। क्या मुकेश अंबानी के पास जाओगे या रिलायंस इंडस्ट्री के पास जाओगे? ना, आप मार्केट में क्या कर दोगे? इस शेयर को बेच दोगे। सेम वाइज आज आपके पास डीएलएफ की प्रॉपर्टी है, आपको बेचनी है, क्या आप डीएलएफ के पास जाओगे? ना, आप मार्केट में प्रॉपर्टी को क्या कर दोगे? बेच दोगे। क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब है म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है मेरी स्कीम बंद हो गई है, तुम्हें अपना शेयर बेचना है, किसी को भी बेच दीजिए मार्केट में, स्कीम बेच दीजिए, तुम्हें पैसा चाहिए, रिडीम करना है मार्केट में किसी को भी बेच दो, तुम्हें और खरीदना है मार्केट से किसी और से खरीद लो, मेरे पास मत आओ। सो बड़ा सिंपल है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में हम डील किसके साथ करते हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। ट्रांजैक्शन किस पे होती है? एनएवी पे होती है। क्लोज एंडेड, म्यूचुअल फंड कहता है मेरे दरवाजे बंद हो गए हैं, हम यूनिट्स को कहाँ पे ट्रेड करते हैं? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं सवाल आप कर पाते हो नहीं कर पाते। क्लोज एंडेड आर नॉट अवेलेबल टू न्यू इन्वेस्टर। नहीं, न्यू इन्वेस्टर भी खरीद सकता है क्लोज एंडेड। क्यों अवेलेबल नहीं है? गलत है। When investors sell the share in an open ended, they receive a discount or premium to NAV. लाइन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये लाइन भी इनकरेक्ट है। ओपन एंडेड में हमेशा ट्रांजैक्शन किसके ऊपर होती है? NAV के ऊपर होती है। अब पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट। When selling shares, investors in open ended sell the share back to the fund. आप म्यूचुअल फंड को वापस कर देते हो। Investors in close ended sell the shares to others in the secondary market. क्या ये लाइन करेक्ट है? आंसर इज यस। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्लोज एंडेड फंड्स आर नॉट अवेलेबल टू न्यू इन्वेस्टर। न्यू इन्वेस्टर क्यों नहीं खरीद सकता? मार्केट में जा सकता है। मान के चलिए मैं नया इन्वेस्टर हूँ, क्या रिलायंस का शेयर खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकता हूँ। NSE BSE एक्सचेंज पे जाऊँगा, खरीद लूंगा। तो क्लोज एंडेड क्या अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। कौन सा करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर इज सी। ओपन एंडेड में शेयर्स किसको बेचे जाएंगे? फंड को बेचे जाएंगे। क्लोज एंडेड में शेयर्स किसको बेचे जाएंगे? सेकेंडरी मार्केट में बेचे चले जाएंगे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट कराना चाहता हूं, दैट इज गोइंग टू बी ETF।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ETF? सो ETF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसका पहला मतलब है ये एक्सचेंज के ऊपर क्या करेंगे, ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करेंगे, एक तो पहला है। दूसरा, ये पैसिव फंड्स होते हैं। पैसिव फंड्स का मतलब होता है ये किसी इंडेक्स को क्या करते हैं, किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो अगर इसका एक एग्जांपल देना हो, एक फंड है जिसका नाम है SBI निफ्टी 50 ETF। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है? पहली बात, ये ETF एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। SBI म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या करा, लोगों से पैसा लगाया, लिया और वो सारा पैसा कहाँ पे लगा दिया? निफ्टी 50 में लगा दिया। किस वेट में लगाया? जितना निफ्टी में हर स्टॉक का वेट था। मान के चलते HDFC का वेट 10% था, तो 10% पैसा HDFC में। रिलायंस का वेट है 9%, तो 9% पैसा रिलायंस में। बिना अपना दिमाग लगाए हमने क्या करा, SBI म्यूचुअल फंड कंपनी ने लोगों से 10,000 करोड़ लिए और पैसा किस में लगा दिया? निफ्टी 50 में। और अब इस स्कीम को एक्सचेंज के ऊपर क्या कर दिया है? लिस्ट कर दिया है। तो मैं एक बार थोड़ा बेटर वे में एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेप नंबर 1, SBI म्यूचुअल फंड। अच्छा, बैंक की बात नहीं हो रही है, म्यूचुअल फंड ने कितने रुपए इकट्ठा करे? 10,000 करोड़ लोगों से इकट्ठा कर लिए, पब्लिक से। और पेपर के ऊपर, स्टेप नंबर 2, ओनली ऑन पेपर डिवाइड 10,000 करोड़ इनटू 1,000 करोड़ पार्ट, हिस्से कर दिए, शेयर कर दिए। तो बताइए एक शेयर की कीमत कितनी हो गई? 10,000 करोड़ आए और इसके 1,000 करोड़ टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े की कीमत कितने रुपए हो गई? एक टुकड़े की कीमत हो गई 10 रुपए। और इसे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करा दिया। तो NAV कितनी हो गई? NAV हो गई 10, एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराया। इस 10,000 करोड़ के साथ क्या करा? स्टेप नंबर 3, इन्वेस्ट 10,000 करोड़ इन निफ्टी 50। अब जैसे जैसे निफ्टी का वैल्यू चेंज होता जाएगा, इस ETF का वैल्यू भी क्या होता चला जाएगा? चेंज होता जाएगा। क्या ये एक्टिव फंड्स होते हैं? आंसर इज नो। ये कौन से फंड्स होते हैं? पैसिव फंड्स होते हैं। इन्हें कौन बनाता है? इन्हें म्यूचुअल फंड कंपनी बनाती है। म्यूचुअल फंड कंपनी इसके ऊपर क्या चार्ज करती है? एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो का मतलब है 10,000 करोड़ दिए हैं, इस 10,000 करोड़ का वो बहुत कम एक परसेंटेज चार्ज करती है, मान के चलते हैं 0.1%। तो ये 0.1% क्या है? इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। ये म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे क्या कर लेती है? साल के एंड में चार्ज कर लेती है। ठीक है, सब एक बार देखते हैं। स्टैंडर्ड पुअर डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज अ इन्वेस्टमेंट दैट ट्रैक्स S&P 500 स्टॉक मार्केट। इसको पढ़ेंगे सिंपल। निफ्टी 50 ETF है, जो पैसा जो किसको ट्रैक करता है? निफ्टी 50 को। परचेज एंड सेल ऑफ दिस ड्यूरिंग ट्रेडिंग टाइम विल बी डिस्क्राइब्ड एज, इसको क्या बोलोगे? आप इसको खरीदते हो, बेचते हो। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ये एक्टिव फंड है क्या? ना, ये पैसिव फंड है, ये पूल्ड फंड है। पूल्ड फंड का मतलब लोगों ने मिलकर पैसा लगाया हुआ है। सो इट्स अ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन इन पूल्ड फंड। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? ये एक्टिव नहीं होती, ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है। तो A गलत है, C गलत है। C में गलत क्या है? इट इज अ एक्टिव फंड, इट इज नॉट एक्टिव फंड, इट इज अ पैसिव फंड। देन पूल्ड का मतलब होता है लोगों ने पैसे मिलाए हुए हैं। क्या लोगों ने पैसे मिलाए हैं? यस। खरीद बेच कहाँ पे हो रही है? दैट इज गोइंग टू बी इन सेकेंडरी मार्केट। चलिए आगे करिए, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ETF? इनमें से क्या बात ETFs के बारे में करेक्ट है? ETFs आर नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट, मतलब बदले में कोई शेयर्स नहीं खरीदे गए, गलत है। पूरे का पूरा पैसा किस में जाता है? निफ्टी 50 कंपनियों में जाता है। देन इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट क्रिएट ETFs आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। क्या ये करेक्ट है? अभी मैंने आपको क्या कहा था, ये कौन क्रिएट करता है? ये म्यूचुअल फंड कंपनीज क्रिएट करती है। क्या ये बात बिल्कुल करेक्ट है? आंसर इज यस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इज इट क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? आंसर इज यस। SBI निफ्टी 50 ETF किसने बनाया था? SBI म्यूचुअल फंड कंपनी ने बनाया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द यूजफुलनेस of the forward contract is limited by some problems. Which of the following likely to be those problem? ठीक है, इसके लिए मुझे एक चीज करानी पड़ेगी। एक वर्ड होता है क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ड होता है फॉरवर्ड और एक वर्ड होता है फ्यूचर। तो बच्चे ने कहा फॉरवर्ड का मतलब क्या है? फॉरवर्ड फ्यूचर का मतलब बिल्कुल सेम है। आज हम
कहते हैं कि आज हम ये काम करेंगे, ये प्रॉपर्टी बाय करेंगे 3 करोड़ की, पेमेंट करेंगे फ्यूचर में, तो दोनों को क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड फ्यूचर। लेकिन दोनों में लोकेशन अलग है। फॉरवर्ड की लोकेशन होती है ओवर द काउंटर, फ्यूचर की लोकेशन होती है एक्सचेंज। तो बच्चे ने कहा इसका मतलब क्या है? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा आज के दिन आई विल बाय दिस प्रॉपर्टी एट 3 करोड़ बट आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 6 मंथ। क्या ये काम एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है? आंसर इज नो। इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। और एक्सचेंज के ऊपर नहीं हो रहा, इसी को बोलते हैं ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब है दो लोग आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि पेमेंट कब कैसे होगी, डिलीवरी कब होगी, इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। सेम वाइज आज आप एक कार के शोरूम पे गए, आपने कहा मैं गाड़ी खरीदता हूँ, वेटिंग है 6 महीने की, 6 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी, आपने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी, 6 महीने के बाद आप पेमेंट करोगे, डिलीवरी ले लोगे, इसको क्या बोलोगे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की लोकेशन क्या है? ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब है दो लोग आपस में मिले और टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड कर लिया। फॉरवर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फॉरवर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ से एग्जिट करना बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं? यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक प्रॉपर्टी बाय करी, आपने कहा मैं 6 महीने बाद पेमेंट करता हूँ, इससे एग्जिट करना क्या आसान है? आंसर इज नो। नेक्स्ट, क्या काउंटर पार्टी रिस्क है? क्या हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। फिर फ्यूचर में क्या है? आज आपने रिलायंस का फ्यूचर बाय करा, इसका मतलब भी बड़ा ही सिंपल है। मैं पेमेंट करूंगा 6 महीने बाद, मैं रिलायंस का शेयर 100 रुपये पे खरीदता हूं, पेमेंट करूंगा 6 महीने बाद। लेकिन क्योंकि ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के ऊपर हो रही है, एक्सचेंज के ऊपर हो रही है, तो इसको नाम क्या दे देते हैं? फ्यूचर। अगर दो लोग मिलकर आपस में डील कर रहे हैं, उसको नाम दे देते हैं फॉरवर्ड। अगर काम एक्सचेंज के ऊपर हो रहा है तो उसको नाम दे देते हैं फ्यूचर। अब फ्यूचर के साथ, ये एक्सचेंज के साथ एक बेनिफिट है, यहाँ पे चीज़ें क्या हैं? ट्रांसपेरेंट हैं। यहाँ पे चीज़ें क्या हैं? स्टैंडर्डाइज्ड हैं। और यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क कितना है? यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क 0 है। ठीक है, अगेन डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए आंसर करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12। द यूजफुलनेस ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है इसकी बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली द प्रॉब्लम? वंस यू हैव एंटर्ड इनटू फॉरवर्ड इट इज डिफिकल्ट टू एग्जिट। क्या ये प्रॉब्लम होती है? आंसर इज यस। क्वेश्चन नंबर 13, यू वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन कमोडिटी और आपने फ्यूचर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स पढ़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू बी बेनिफिट? इनमें से कौन सा फ्यूचर का बेनिफिट नहीं है? एग्जिस्टेंस ऑफ काउंटर पार्टी। क्या काउंटर पार्टी रिस्क होते हैं? आंसर इज नो। तो क्या ये गलत स्टेटमेंट है? यस, एग्जिस्टेंस ऑफ काउंटर पार्टी। नेक्स्ट, चीज़ें स्टैंडर्डाइज हैं, क्या ये करेक्ट है? आंसर इज यस। पेमेंट ऑफ इनिशियल मार्जिन, क्या ये भी करेक्ट है? यस। बच्चे ने कहा ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब आप फ्यूचर में डील करते हो, आपने कहा मैं शेयर की पेमेंट करूंगा 6 महीने बाद और मैं ये शेयर खरीदूंगा 100 रुपये पे, तो आज आपको क्या कोई बयाना देना पड़ता है? आंसर इज यस। उस बयाने को क्या कहते हैं? उस बयाने को कहा जाता है इनिशियल डिपॉजिट। तो जब हम फ्यूचर्स में डील करते हैं तो एक्सचेंज आपको क्या बोलता है? टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट। उस सर्टेन अमाउंट को क्या बोलते हैं? दैट इज गोइंग टू बी नोन एज इनिशियल मार्जिन। तो क्या हमें इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है? आंसर इज यस। सो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। कौन सी चीज़ गलत है? एग्जिस्टेंस ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क, ये लाइन गलत है। चलिए 14th पे आते हैं। अच्छा 14th में अभी नहीं करा पाऊंगा बेटा, यहाँ पे कुछ पुट की बातें हो रही हैं, ये हम कहाँ पे करेंगे? दैट वी गोइंग टू कवर इन डेरिवेटिव्स। सो 14th में अवॉइड करना चाहूँगा। नेक्स्ट 15th, अ बुक पब्लिशर रिक्वायर्ड सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ पेपर। द पब्लिशर एंड द पेपर प्रोड्यूसर हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट टू बाय एंड प्रोड्यूस गिवन क्वांटिटी ऑफ पेपर 4 months लेटर एट अ एग्रीड प्राइस। बताइए इसको क्या बोलोगे? फ्यूचर बोलोगे, फॉरवर्ड बचोगे? दोनों ने आपस में मिला और डील्स को, टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट 16th भी मैं भी नहीं करवा पाऊंगा बेटा, कॉल पुट की बातें हो रही हैं, ये हम कहाँ पे करेंगे? वी आर गोइंग टू कवर इन डेरिवेटिव्स। सो मैंने 16th छुड़ा दिया है और मैंने 14th छुड़ा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यू वर्क फॉर अ हेज फंड मैनेजर and he specializes in finding profit opportunities that are the result of inefficiencies in the market। आपका काम मार्केट में inefficiencies ढूंढना है, बताइए आप इनमें से कौन हो? You are going to be an arbitrager। ठीक है। नेक्स्ट 18th, आपने कॉल बाय करी, पुट को सेल करा, कुछ ये बातें हो रही हैं। अगेन आई एम अनेबल टू कमेंट ऑन दिस, इसको भी मैं छोड़ना चाहूँगा।
ठीक है। कॉल पुट की बातें बेटा कहाँ करेंगे, डेरिवेटिव के चैप्टर में करेंगे। तो मैं 18th नहीं करा, मैंने 16th नहीं करा, मैंने 14th नहीं करा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ आई एम मूविंग टू न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 19, आपको क्या निकालना है, आपको लिवरेज रेशियो निकालना है। तो सवाल पढ़ते हैं। यू आर ऑनलाइन ब्रोकरेज दैट्स एट अ इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट 55%, व्हाट इज योर लिवरेज पोजीशन। इसका मतलब क्या है, अगर आप 100 रुपये की चीज़ लेते हो, इनिशियल मार्जिन है 55%, 55 रुपये अपने लगाने पड़ेंगे, आपको बताना है लिवरेज रेशियो कितनी है। सो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल है बेटा। व्हाट इज द लिवरेज रेशियो, लिवरेज का फॉर्मूला बताइए, एसेट बाय इक्विटी। एसेट कितने का, 100 रुपये, अपने कितने लगाने पड़ेंगे, 55, तो लिवरेज कितने का है, लिवरेज है 1.8181 डिवाइड बाय 1। इसका मतलब मैं 1.8181 की चीज़ ले रहा हूँ, अपनी जेब से कितने रुपए लगा रहा हूँ, 1 रुपये, 0.81 का क्या ले रहा हूँ, डेट। व्हाट इज द लिवरेज रेशियो, आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अब बेटा बहुत मुश्किल सवाल आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ ट्रेडर हैज परचेज 200 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 50, लिवरेज रेशियो इज 2.5। आपने 200 शेयर खरीदे हैं 50 रुपए के, लिवरेज रेशियो इज 2.5। चलिए यहाँ इसको डिकोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिवरेज रेशियो मेरा है 2.5। चलिए मैंने टोटल कितने के शेयर्स खरीदे, टोटल कंसिडरेशन, मेरा टोटल कंसिडरेशन है 200 इंटू 50, तो मैंने शेयर खरीदे 10,000 के। ये मेरा एसेट का वैल्यू है। चलिए मेरा लिवरेज है एसेट अपॉन इक्विटी, मेरा एसेट है 10,000 का, ठीक है। सॉल्व करके बताइए व्हाट विल बी माय इक्विटी। मैंने अपने पैसे कितने लगा रखे हैं, मैंने अपने पैसे लगा रखे हैं 4,000, तो मैंने डेट कितने का लिया होगा, मैंने डेट लिया होगा 6,000। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। यहाँ तक क्वेश्चन कहता है आपने 200 शेयर खरीदे हैं 50 रुपए के, 10,000 रुपये, लिवरेज रेशियो है 2.5। अब मैंने कहा 2.5 एसेट है 10,000 का अपॉन इक्विटी, तो इक्विटी कितनी है, इक्विटी आ जाती है 4,000 की। इक्विटी 4,000 का मतलब आपने डेट कितने रुपए का ले रखा है, आपने डेट ले रखा है 6,000 रुपये का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या मांगता है, 6 months लेटर आपने शेयर्स को बेच दिया 60 रुपीज़ का, इग्नोर द इंटरेस्ट, आपने किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं दिया, आपको ये बतानी है आपकी रिटर्न कितने की है। चलिए नाउ व्हाट हैपन आफ्टर 6 month, आफ्टर 6 month मैंने बेच दिया, सो व्हाट इज माई प्रोसीड। तो बच्चे ने कहा आपको मिलेगा 200 इंटू 60, आपको मिलेंगे 12,000। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे लोन को रीपे करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, लोन रीपेमेंट। लोन कितने रुपए का था, 6,000 का, सो मेरे अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं, 6,000। आपकी रिटर्न कितने की है, बड़ा सिंपल है, लगाए कितने थे, लगाए थे 4, बन गए हैं 6, तो आपने कितने की रिटर्न कमाई है। तो बच्चे ने कहा मेरी आरओई कितने की है, मैंने 2,000 रुपये कमाए 4,000 रुपये के ऊपर, तो मेरी आरओई कितनी है, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 50%। इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, दैट इज गोइंग टू बी 6,000 डिवाइड 4,000 -1। तो मैंने कितने रुपए कमाए हैं, मैंने 50% कमाया है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज सी, ठीक है बेटा। अब डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आपने 500 शेयर खरीदे 32 रुपए के रेट पे, एंड दिस शेयर वॉज परचेज एट अ मार्जिन ऑफ 75%। आपकी जेब से कितने रुपए चले गए, आपकी जेब से 75% चला गया, बाकी पैसा क्या कर रखा है, उधारी कर रखी है। इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए बताइए कंसिडरेशन। आपने खरीदे 500 शेयर 32 के रेट पे, तो ये आता है 16,000। क्वेश्चन कहता है इनिशियल मार्जिन है 75%, तो अपनी जेब से कितने रुपए लगा दिए, 16,000 का 75% 12,000,
तो उधारी कितने रुपए की करी है? उधारी करी है 4000। ठीक है, शेयर कितने के लिए? 16000 के, 12000 अपनी जेब से दे दी, 4000 की क्या कर दी? उधारी कर दी। इनिशियल मार्जिन का मतलब है कितना पैसा आपने अपनी जेब से लगाया है। अब आते हैं 1 month लेटर यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल एट 2% पर मंथ। तो जो भी उधारी करी है उसके ऊपर 2% का ब्याज दे दोगे। आपको डिविडेंड मिला है 0.5 रुपीज पर शेयर। इमीडिएटली आफ्टर ही सोल्ड द शेयर एट 28 रुपी पर शेयर, आपने 28 का शेयर बेच दिया। आपने कमीशन दिया 10 रुपए का परचेज के टाइम, 10 रुपए का सेल के टाइम। आपको अपनी रिटर्न निकालनी है। ठीक है, चलिए अब मैं बिफोर इस क्वेश्चन पे जाऊं, एक पॉइंट पे बच्चा गलती कर जाता है। वो गलती कहाँ पे करता है? वो गलती करता है कमीशन वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। ही पेड कमीशन ऑफ 10 ऑन द परचेज एंड 10 ऑन द सेल। इसका मतलब क्या है? जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी या जब आपने शेयर खरीदा, आपने 10 रुपए का कमीशन दिया, वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। 100 रुपए का शेयर था, आपके घर कितने रुपए का पड़ा? 110 का। तो जब आपने बाइंग के टाइम पे करा, वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। देन आपने बेचते वक्त दिया, मान के चलिए आपने शेयर बेचा 200 रुपए का, तो अब आपको कितने रुपए मिलेंगे? 210 या 190। तो सेलिंग के टाइम के माइनस हो जाता है, तो हमें कितने रुपए मिलते हैं? 190 रुपए मिलते हैं। अब सवाल बड़ा सिंपल है, 10 रुपए की कमीशन दी, तो मेरी टोटल कॉस्ट बताइए कितनी लगी? टोटल कॉस्ट, तो बच्चे ने कहा 16000 रुपये आपकी जेब से गए, 10 रुपये आपने कमीशन दी, तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है? दैट इज गोइंग टू बी 16,010 रुपी। मैंने ऐड क्यों कर दिया? बेटा मेरी जेब से ये पैसा गया है। चलिए अब आपने शेयर्स को कितने रुपए का बेचा? क्वेश्चन कहता है आपने शेयर को बेचा 28 रुपए पे। ठीक है, अब मेरे पास प्रोसीड्स कितने के आ गए? 28 × 500। मेरे पास पैसा आया 14,000। मुझे लोन को रीपे करना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मेरा लोन है 4000 का, 1 महीने का इंटरेस्ट है 2%, तो 1.02। मुझे कितने रुपए वापस करने हैं? 4000 × 1.02, आई हैव टू रीपे 4080। मेरे पास कितने रुपए बच गए? मेरे पास बच गए 9920। मुझे कमीशन देनी है 10 रुपए की। मुझे डिविडेंड मिला 0.5 पर शेयर, तो मुझे टोटल मिला होगा, मेरे पास थे 500 शेयर, तो मुझे 250 रुपये का डिविडेंड मिला। ये माइनस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। मेरे अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं? -10 + 250, -10 + 250। मेरे अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं? 10,160। मैंने अपनी जेब से टोटल इक्विटी लगाई कितनी थी? 12,000। 10 रुपये मैंने लगाए थे, 12,010 रुपीज़ मैंने लगाए थे। ये कितने बन गए? 10,160। व्हाट इज़ माई रिटर्न? सो माई रिटर्न इज़ 10160 minus 12,010 minus 1. So what is my return? My return is -15.4%. -15.4%. पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें एक बच्चा गलती करता है, वो कहता है कमीशन को टाइम 0 पे तो ऐड कर रहे हो, इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ। टाइम 1 महीने बाद उसको माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मैं शेयर को बेच रहा हूँ। जब बेचूंगा तो प्रोसीड्स में से माइनस हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी कमीशन। मेरी रिटर्न कितने की है? दैट इज गोइंग टू बी 15.4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब आपने करा क्या? यू डिसाइडेड टू शॉर्ट सेल। ये बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। यू डिसाइडेड टू शॉर्ट सेल 200 शेयर्स एट 47। इसका मतलब क्या है? आपने किसी से शेयर्स को बोरो करा और आपने मार्केट में बेचा, तो आपके पास कितने रुपए आ गए? आपके पास आ गए 200 मल्टीप्लाई बाय 47, तो आपके पास आ गए 9400 रुपीज़। ना सवाल लॉजिकली सोचिए। सो शॉर्ट सेल में होता क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22। शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल में हम करते क्या थे? स्टेप नंबर 1 हम बोरो करते थे। स्टेप नंबर 2 मार्केट में शेयर को सेल करते थे। तो हमारे पास कितने आ गए? 9400। अब बताइए ये पैसा किसके पास रहेगा?
जिससे भी आपने पैसा बोरो करा है ये 9400 रुपीज़ उसके अकाउंट में जाएंगे, आपके अकाउंट में नहीं जाएंगे। तो बच्चे ने कहा फिर मेरे को पैसा कब मिलेगा? जब आप उसके शेयर्स को वापस कर दोगे। अभी आपने उसके शेयर वापस नहीं करे हैं, अभी आपने क्या करा, मार्केट में शेयर बेच दिए 9400। तो बंदा कह रहा है ठीक है तेरे 9400 मेरे पास हैं, तू मेरा शेयर वापस कर दे, मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा, ये डील है। अब वो आपसे क्या मांगता है, आपको बोलता है एक मार्जिन भी डिपॉजिट कर, ऊपर से एक मार्जिन भी डिपॉजिट कर। तो 9400 का कितना मार्जिन आपसे मांगता है? 40%। ये भी कहता है इंक्रीमेंटल डिपॉजिट कर। तो कितना पैसा आपका उसके पास हो गया? 9400 प्लस 3760। बच्चे ने कहा ये पैसा मेरा कब वापस मिलेगा? 13,160 रुपये। ये पैसे आपके कब वापस मिलेंगे? जब आप उसके शेयर्स को वापस कर दोगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने आपसे कितने रुपए एक्स्ट्रा रखवाए? 3760 कि कहीं शेयर बढ़ गया, कहीं शेयर बढ़ गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। 3760 उसने क्या करे हैं? आपसे एडिशनल डिपॉजिट की फॉर्म में रखवा रखे हैं। ये पैसा कब वापस मिलेगा? जब आप उसके शेयर्स को वापस कर दोगे। नाउ अब पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? शी विल नीड टू कंट्रीब्यूट 3760 एज मार्जिन। तो ये 9400 भी उसी बंदे के पास रहेंगे, 3760 आपको इंक्रीमेंटल देना है। बच्चे ने कहा मेरा टोटल पैसा वापस कब मिलेगा? जब आप उसके शेयर्स को क्या कर दोगे? जब आप उसके शेयर्स को वापस कर दोगे। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज ए। सी देखिए, she will only need to leave the proceeds from the short sell as deposit and does not need to contribute incremental fund। वो कह रहे कोई इंक्रीमेंटल नहीं देना। देना है, क्यों देना है? लॉजिकली सोचिए, अभी उसने आपने मार्केट में उसका शेयर बेच दिया 47 का, ठीक है, कल को शेयर हो जाता है 50 रुपये। आपको मार्केट से शेयर 50 रुपये का खरीद के उसको वापस करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो उसका तो रिस्क हो गया। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपसे क्या मांग रहा है? 3760 इंक्रीमेंटल आपसे पैसा मांग रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। द करेंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 25। यू हैव 10,000 टू इन्वेस्ट। यू हैव borrowed 10,000 from your broker, invest 20,000. If maintenance margin is 30%, at what price you will receive the first margin call? आपको कब मार्जिन कॉल आने वाली है? तो क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा सिंपल है। मार्जिन कॉल का फॉर्मूला क्या था? शेयर का करंट प्राइस, मैं कितने का खरीद रहा हूँ? 25 रुपये, 1 माइनस इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन का मतलब था कितना परसेंट पैसा मैं लगा रहा हूँ। आप 50% पैसा लगा रहे हो। 10,000 आपके अपने, 10,000 आपने बोरो करे, तो आपने अपने कितने लगाए? 50%। नेक्स्ट, मेंटेनेंस मार्जिन कितना है? 30%। तो अगर इसको सॉल्व करूँ, साढ़े 12 रुपये की उधारी है, कभी भी 70% से ऊपर नहीं जाएगी। तो आपको मार्जिन कॉल कब आएगा? आपको मार्जिन कॉल आएगा जैसे ही शेयर कितने के नीचे जाएगा? 17.85। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज बी। ठीक है बेटा, सो नाउ आई एम नॉट प्रोसीडिंग फर्दर। तो हमने इस पार्ट में क्या क्या कर लिया बेटा? अब मैंने कॉन्सेप्ट नंबर A to F पूरे करा दिए हैं और उसके ऊपर मैंने कितने क्वेश्चंस करा दिए? 1 से लेके 23 तक। मैंने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ दिए हैं? मैंने 18 छोड़ दिया है, मैंने 16 छोड़ दिया है और मैंने 14 छोड़ दिया है। ठीक है, सो इस चैप्टर में बस एक ही दिक्कत रहेगा। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर इज कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी चैप्टरों से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जब वो चैप्टर हम करेंगे डेरिवेटिव्स का या फिक्स इनकम का, तब चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगी? क्लियर होंगी। एक अब बच्चों का फीडबैक था कि सर आप थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा कराइए, तो अब मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि अब मैं क्वेश्चंस भी ज़्यादा करा रहा हूँ। इज़ इट सर्विंग दी पर्पज़? ठीक है, और अगर आपको चाहिए जो बाकी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उनका भी क्यूबी भी डाल दूँ तो वो भी मैं डाल दूँगा। ठीक है, सो विद दिस हमने A to F कर लिया है। मैं नेक्स्ट पार्ट में क्या करूँगा? मैं नेक्स्ट पार्ट में अपने बाकी कॉन्सेप्ट्स को करा दूँगा। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आपको इसी तरह बेटा सीखते रहना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। कल आप बच्चों का मई का रिज़ल्ट आया, अनफॉर्चुनेटली उसमें सिर्फ 39% पासिंग रेट आया है, तो इंस्टीट्यूट का पासिंग रेट काफ़ी ड्रॉप हो गया है। लास्ट फेब में ये रिज़ल्ट कितना था बेटा? ये फेब में रिज़ल्ट था 45%, अब है 39%, तो 6% का ड्रॉप आया है। डेफिनेटली बच्चे मेरे हिसाब से प्रॉपरली पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है।
ठीक है, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 1875 आना चाहिए। अभी तक मेरे पास 1800 से तो काफ़ी 1800 से ऊपर बहुत सारे बच्चों के नंबर आए हैं, लेकिन क्या मेरे पास 1875 का स्कोर आया है, आंसर इज़ नो। सो हमें इस यूट्यूब की मदद से क्या करने हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स क्रिएट करने हैं जो कितने को टारगेट करें, 1875, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।